Good morning, students of class 8. Welcome you all in our online classes. I am Satyavan sir. Today I will teach you history, and in history we will discuss about the education system in British rule. Students, whatever the education system you are seeing right now nowadays, this is the outcome of, or we can say that it was initiated by the Britishers. Okay, so जब मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, ठीक है ना, जब मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ उसके बाद हमारे देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम था, इकोनॉमिकल सिस्टम था, ठीक है ना, और साथ ही साथ जो एजुकेशनल सिस्टम था उसमें बहुत ढेर सारी परिवर्तन आए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए, बहुत सारे प्रयास किए, और इन्होंने यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बाहर से मिशनरीज़ और क्रिश्चियंस को यहाँ पर लाया, ठीक है ना, और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया। और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना अंग्रेज़ों के लिए एक मजबूरी थी। मजबूरी ये थी क्या, उनको यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलाना था, उनको यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था चलाना था। तो प्रशासनिक व्यवस्था चलाने के लिए अगर वो ब्रिटेन से, इंग्लैंड से एम्प्लॉइज़ को यहाँ पर लाते थे तो उनको ज़्यादा पे करना पड़ता था, ठीक है ना, उनको ज़्यादा पे करना पड़ता था। लेकिन अगर उनको यहीं पर इंडिया में ही अगर उसके एम्प्लॉइज़ मिल जा रहे थे तो उनको इजी वे में और कम वेजेस में, कम पेमेंट में काम चल जा रहा था। तो यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं था, यहाँ के लोग एजुकेटेड नहीं थे, जिस कारण से वे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का पार्ट्स नहीं बन पा रहे थे। तो अंग्रेज़ों का सोचना ये रहा कि क्यों ना यहाँ के लोगों को एजुकेटेड करके उनको फिर यहीं पर सेटलमेंट किया जाए, ठीक है। तो यही इनका मोटो था और इसी मोटो के कारण इन्होंने यहाँ का एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देने का प्रयास किया, ठीक है। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को लेकर किस किस तरह से और क्या क्या स्टेप्स लिए, क्या क्या सुधार किए, क्या क्या इन्होंने इम्प्लीमेंट्स किया, जिससे कि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम सुधार सके। एक पिक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ए पेंटिंग ऑफ हिंदू पाठशाला 1859 पुणे की बात है, ठीक है ना। इस पिक्चर को देखिए आप, ठीक है ना। ठीक, सो लेट अस स्टार्ट विथ एजुकेशन इन इंडिया बिफोर द ब्रिटिश। तो ब्रिटिश के पहले एजुकेशन सिस्टम क्या था इंडिया में, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं हम, ठीक है। द रिपोर्ट्स ऑफ विलियम एडम ऑन द नेटिव स्कूल्स ऑफ बंगाल एंड बिहार, okay, and that of the William Arnold on the School of Punjab gives us valuable information about the education system of pre-British India। तो ब्रिटिश से पहले हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम के बारे में विस्तृत जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? विलियम आर्नोल्ड स्कूल और पंजाब, ठीक है ना, यहाँ से हमको बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है। स्कूल ऑफ बंगाल, स्कूल ऑफ बिहार, ठीक है। According to Adam, in the late 18th century, India both elementary and higher education system existed। एडम के हिसाब से, एडम के अनुसार लेट 18th सेंचुरी में इंडिया में दोनों था, एलिमेंट्री और हायर एजुकेशन दोनों सिस्टम था। बोथ प्राइवेट एजुकेशन एट होम एंड पब्लिक एजुकेशन एट पाठशाला वेयर गिवन टू चिल्ड्रन। घरों में प्राइवेट एजुकेशन दिया जाता था, ठीक है ना, और पाठशालाओं में पब्लिक एजुकेशन मतलब सरकारी एजुकेशन दिया जाता था। तो ये सारी व्यवस्थाएं थी उस समय की एडम्स के हिसाब से। इन 1830 व्हेन विलियम एडम्स टूर्ड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल एंड बिहार, ही फाउंडेड ओवर 1 लाख पाठशालाज फंक्शनिंग हेयर। 1 लाख से ज़्यादा जो पाठशाला थे वो यहाँ पर काम कर रहे थे। ये
सारा रिपोर्ट जो है विलियम एडम्स के हिसाब से, ठीक है ना। सम टाइम दे वर स्टार्टेड बाय ए गुरु, जिसको आज हम टीचर कहते हैं, शिक्षक कहते हैं, उनको गुरु से संबोधित किया जाता था। वॉज इम्पार्टेड एजुकेशन एट द पाठशाला, जो पाठशाला में पढ़ाते थे। दे वर सेटअप एंड मैनेज्ड either by the wealthy merchants or the community itself। अब उनको कौन मैनेज करते थे? उनको मैनेज करने के लिए जो अमीर लोग थे, जो अमीर मर्चेंट लोग थे, वे लोग उनको मैनेज करते थे या उनका देख रेख करते, उनको पेमेंट करते थे, या तो जो कम्युनिटी जहाँ पर वो पढ़ाते थे वो उनको देख रेख करते थे। इस पाठशाला हैड अबाउट 20 स्टूडेंट्स, ठीक है ना। द पाठशाला फॉलोड ए फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। देयर वर नो फॉर्मल स्कूल्स बट क्लासेस वर हेल्ड इन ओपन स्पेसेस अंडर द ट्री, इन टेम्पल्स और एट द टीचर्स होम। तो पहले का, ब्रिटिश से पहले का पाठशाला समझिए तो गुरुकुल की तरह होती थी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू विलियम अर्नोल्ड, इन पंजाब reading aloud was the common method imparting education. Children were required to memorize lengthy texts whether or not they understood the meaning। उस समय की बात थी, बच्चों को लंबा लंबा पाठ याद करना पड़ता था, उनको चाहे वो समझें या ना समझें। There were also Persian school or maktab which were attended both for Hindu and Muslim, ठीक है। मकतब जिसको कहते हैं, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों, पर्शियन स्कूल जिसको पर्शियन स्कूल था, ठीक है ना, जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों रिलीजन के बच्चे पढ़ते थे। द कॉमन सब्जेक्ट ऑफ स्टडी वेयर ग्रामर, पोएट्री, लॉजिक, फिलोसॉफी एंड एस्ट्रोनॉमी। ये कॉमन सब्जेक्ट था उस समय का, ठीक है। लॉ की भी पढ़ाई होती थी उस समय। द संस्कृत एकेडमीज इम्पोर्टेड टू ब्राह्मण बॉयज ऑन हिंदू रिलीजन्स, फिलोसॉफी, लिटरेचर, पाणिनी ग्रामर, लॉ एंड लॉजिक। दिस वेर द संस्कृत एकेडमीज, ओके। ये अभी जो चर्चा की है हम, ये बात है आपका एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया बिफोर द ब्रिटिश, ठीक है ना। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उसके बाद यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंजिंग है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे, ठीक है। तो द ऑफिशियल्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी अलॉन्ग विथ मिशनरीज, ओके। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर पहल की थी एजुकेशन सिस्टम को सुधार करने में। along with the missionaries contributed in the establishment of education system and educational institutions। इसके लिए बहुत सारा इन्होंने प्रयत्न किया, बहुत सारा एक्ट्स चालू किए। जो पहला एक्ट है आपका चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813, देखिए एक चार्टर्ड एक्ट है वो 1813 का, ठीक है ना। तो ये चार्टर्ड एक्ट 1813 क्या है, इसमें क्या क्या किए, क्या क्या स्टेप्स लिए गए, देखते हैं। द कोड ऑफ डायरेक्टर्स passed the Charter Act 1813 which marked the beginning of educational development in India, ठीक है ना। जो कि एजुकेशनल डेवलपमेंट, इंडिया में एजुकेशनल डेवलपमेंट जो हुआ उसका प्रतीक है आपका चार्टर एक्ट 1813। द चार्टर provided for an annual expenditure of 1 lakh rupees for the revival of and promotion of इंडियन एजुकेशन, इंडियन लिटरेचर को प्रमोशन करने के लिए 1 लाख रुपया ये इन्वेस्ट करते थे। 1 लाख रुपीज़ और मोर देन 1 लाख रुपीज़ इसको रिवाइवल और प्रमोशन के लिए, किसका, लिटरेचर का, ये ईस्ट इंडिया कंपनी इन्वेस्ट करती थी। द चार्टर साउट टू इंट्रोड्यूस एंड प्रमोट द नॉलेज ऑफ साइंस अमंग द इंडियंस। साइंस के बारे में नॉलेज दिया जाता था इसमें। इट ऑल्सो साउट द encourage and learned native people of India। In 1784 सर विलियम जॉन, ठीक है ना, 1784
Sir William Jones, a judge at the Calcutta Supreme Court, founded the Royal Asiatic Society of Bengal. Very very important, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स ने, ठीक है ना, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया था विद द हेल्प ऑफ वारेन हेस्टिंग। और उस समय वारेन हेस्टिंग थे, वारेन हेस्टिंग की हेल्प से किया। द सोसाइटी इनकरेज्ड द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडिया रिलीजन्स थ्रू द कल्चर। ओके, सो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन सर विलियम जोन्स ने किए थे वारेन हेस्टिंग्स के हेल्प से। इन 1791 जोनाथन डंकन, द ब्रिटिश रेसिडेंट एट बनारस, सेट अप द हिंदू कॉलेज। जोनाथन डंकन ने बनारस में हिंदू कॉलेज का गठन किया था फॉर स्टडी हिंदू रिलीजियस टेक्सेस, लॉज एंड स्क्रिप्चर्स। इन 1781 वारेन हेस्टिंग सेट अप द कलकत्ता मदरसा। ये 1781 में वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा का स्थापना किया टू प्रमोट स्टडी ऑफ अरेबिक, पर्शियन एंड इस्लामिक लॉ। मतलब जितना भी लॉ था या यहाँ का सिस्टम को जानने के लिए इन्होंने ब्रिटिशर्स ने यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को पढ़ने का और समझने का कोशिश किया, और उसके लिए इन्होंने कदम उठाया। इन 1823 द कमेटी ऑफ पंजाब इंस्ट्रक्शंस वाज सेट अप टू रेगुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ grants for development of education. In the same year, the Calcutta School Book Society and Calcutta School Society were set up. From the grant received, the study of Sanskrit language was encouraged by the Committee of Public Instructions. 2 Sanskrit colleges were started at Calcutta, 1824 and 1825. ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत सारे प्रयास किए, बहुत सारे मदरसा, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे खोले, ठीक है ना, इंडिया में यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट थिंग वी विल डिस्कस द 2 स्कूल ऑफ थॉट्स, ठीक है ना। एक है आपका ओरिएंटलिस्ट थॉट, एक है आपका एंग्लिसिस्ट थॉट, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो 2 स्कूल ऑफ थॉट्स क्या है? पहला क्या है? ओरिएंटलिस्ट एंड अनदर इज एंग्लिसिस्ट, ठीक है ना। तो व्हाट इज ओरिएंटलिस्ट थॉट क्या है, इसमें क्या होता है? लेट अस सी। द ओरिएंटलिस्ट्स वेयर द पीपल हु हैड द साउंड नॉलेज ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ एशिया। देखिए, ये ओरिएंटलिस्ट क्या है? जिसको एशिया का कल्चर और लैंग्वेज का बहुत अच्छी तरह से नॉलेज हो, ये हो गया आपका ओरिएंटलिस्ट, ठीक है ना। फिर दे फेवर द डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत एंड पर्शियन लैंग्वेज इन इंडिया। और किसको फेवर कर रहे थे? ये संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेज को फेवर कर रहे थे इंडिया में, मतलब इसका डेवलपमेंट हो, ठीक है ना। They wanted to set up such educational institutions that encourage the study of ancient Indian texts. और ऐसे इंस्टीट्यूशंस, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इनकरेज कर रहे थे, बढ़ावा दे रहे थे, जो कि एंशियंट इंडियन टेक्सेस का स्टडी को बढ़ावा दे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इसमें है था क्या कि दे आल्सो वांटेड द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, they also wanted the medium of instructions to be in these languages, ठीक है ना। मतलब इन्हीं लैंग्वेजेस में, संस्कृत में, पर्शियन में, ठीक है ना, इन्हीं लैंग्वेजेस में इस जो मीडियम है वो होना चाहिए, इनका मानना था। द ओरिएंटलिस्ट्स had respect for the ancient culture of India and wanted to receive the same. Okay, there was
ऑल्सो ए पॉलिटिकल मोटिव बिहाइंड द इनकरेजमेंट ऑफ संस्कृत। अब देखिए पॉलिटिकल मोटिव क्या था संस्कृत को इनकरेज करने के लिए, संस्कृत और पर्शियन को इनकरेज करने के लिए। So there was also a political motive behind the encouragement of Sanskrit and Persian language and texts for its administration and judiciary. The company wanted to help of Indians who were fully acquainted with these languages. The ancient Indian texts on the administration, laws, rules of revenue, etc. were either in Sanskrit or Persian. For a better understanding of India's past, its culture, rules, laws, traditions, and customs, and company officials require the person who could communicate these to them in simple terms. मतलब अगर वो इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है ना, जो इनको इन संस्कृत का और जो लैंग्वेज है इसका समझ में जो अच्छी तरह से समझ सकते हैं वो ही, ठीक है ना, यहाँ के कल्चर, रूल्स, लॉ, ट्रेडिशंस, कस्टम्स और कंपनी को समझ सकते हैं, ठीक है ना। और जो लैंग्वेज को समझेंगे वही कम्युनिकेट भी कर सकते हैं अच्छी तरह से, इसलिए इनको बढ़ावा देने के लिए सरकार आ गई थी। विलियम जोन्स वाज ए हार्डवेयर ओरिएंटलिस्ट, ठीक है ना। ही वाज वेल वर्स्ड इन ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, इंग्लिश, अरबिक एंड पर्शियन व्हेन ही केम टू इंडिया इन 1783, ठीक है। व्हेन ही केम टू इंडिया इन 1783 he joined the company of Hindu Pandits and learned Sanskrit language, grammar and poetry. He soon joined by Henry Thomas Clebrooke, the Nathaniel held, who too had interest in Indian texts. So they together translated many Sanskrit and Persian texts into English. और जब वो संस्कृत और पर्शियन भाषा को समझ लिए तो उन्होंने उसको क्या किया, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। सेट अप द एशिया सोसाइटी ऑफ बंगाल एंड स्टार्टेड जर्नल एशियाटिक रिसर्चेज, ठीक है ना। तो ये था आपका ओरिएंटलिस्ट थॉट्स, ठीक है ना। और एंग्लिसिस्ट थॉट क्या था? एंग्लिसिस्ट थॉट था आपका द ओरिएंटलिस्ट were opposed by the Anglicists. एंग्लिसिट्स जो थे वो ओरिएंटलिस्ट को अपोज करते थे ये अर्ली 19th सेंचुरी में। द एंग्लिसिट्स एम्फेसाइज्ड अपन इंग्लिश लैंग्वेज टू बी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एंग्लिसिट्स का मानना था या सोचना था कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस था उसमें मीडियम इंस्ट्रक्शन के लिए मतलब पढ़ाई लिखाई किस में होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए, ये इनका मानना था। और ओरिएंटलिस्ट का मानना था कि संस्कृत हो चाहे पर्शियन हो चाहे जो भी लोकल लैंग्वेज जिस भाषा में है वो उस भाषा को पहले सीखा जाए, ठीक है ना। उस भाषा को सीखने के बाद ही हम उसके अंदर के जो विचारों को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इंग्लिश में, ये ओरिएंटलिस्ट का मानना था। एंग्लिसिस्ट्स का क्या था? दे रिगार्डेड द नॉलेज ऑफ ईस्ट एज अनसाइंटिफिक एंड द लिटरेचर ऑफ ईस्ट एज लाइट हार्टेड। जेम्स मिल एंड थॉमस बेबिंगटन मैकाउले वेयर मेन सपोर्टर ऑफ इंग्लिश एज वेल एज साइंटिफिक नॉलेज। देखिए ये आपका जेम्स मिल और थॉमस बेबिंगटन मैकाउले वेयर द मेन सपोर्टर ऑफ इंग्लिश। आज जो हम यहाँ पर इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में इंडिया में इंग्लिश का जो देन था, ठीक है ना, वो इन दो महान हस्तियों का ही देन था, ठीक है। इन्होंने इंग्लिश के एजुकेशन को यहाँ पर बढ़ावा दिया था, लॉर्ड मैकाउले, ठीक है ना। They wanted to acquaint the Indians
with the advancement of science and technology blooming in the West. Raja Ram Mohan Rai also advocated the impart of Western education through English medium. राजा राम मोहन राय जी भी इसके पक्षधर थे, इंग्लिश के, ठीक है ना। और इस तरह से हमारे देश में धीरे धीरे करके इंग्लिश जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आने लगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल proceed our video, we will proceed our class in our next video. Okay, thank you very much.